नमस्ते। फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम आहार एवं पोषण की पहली इकाई पढ़ रहे थे और इसमें हमने आरंभ किया था कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोजिशन हम पढ़ चुके थे और वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। और वर्गीकरण में हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी थी और आज हम जानेंगे डाइसेकेराइड्स के बारे में और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। डाइसेकेराइड्स जो हैं वे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट के बने होते हैं, अर्थात 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ये जो यूनिट्स हैं या 2 मोनोसेकेराइड जिनके मिलने से डाइसेकेराइड बनते हैं, ये यूनिट्स एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। डाइसेकेराइड्स सामान्यतया जल में घुलनशील और रवा बनाने वाली शर्कराएं होती हैं और ये मीठी होती हैं, लेकिन इनकी मिठास भिन्न भिन्न होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड शर्करा है जिसे टेबल शुगर कहा जाता है और जो हम दैनिक जीवन में चीनी का प्रयोग करते हैं वह सुक्रोज ही होती है। और सुक्रोज का निर्माण एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज के मिलने से होता है। सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है क्योंकि गन्ने के रस से सुक्रोज प्राप्त होती है या चीनी बनाई जाती है। इसके अलावा इसे चुकंदर से भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। जब सुक्रोज का डाइजेशन होता है या पाचन होता है तो सुक्रेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। माल्टोज दूसरा डाइसेकेराइड है और माल्टोज जो शर्करा है यह 2 ग्लूकोज अणुओं के मिलने से बनती है। यह बहुत अधिक मीठी नहीं होती है और सामान्यतया प्रकृति में नहीं पाई जाती है। यह कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा जब माल्टेज एंजाइम किसी भोज्य पदार्थ में एक्टिवेट हो जाता है तो वह उस भोज्य पदार्थ के स्टार्च का अपघटन कर डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है और जब ग्लूकोज की 2 अणु या 2 इकाइयां बची रह जाती हैं तो वह पदार्थ माल्टोज कहलाता है। इसके अलावा जब हमारी पाचन क्रिया होती है तब भी स्टार्च के पाचन से माल्टोज शुगर बनती है और माल्टेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा माल्टोज 2 अणु ग्लूकोज में विभक्त हो जाते हैं। तीसरी जो डाइसेकेराइड शर्करा पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है लैक्टोज और यह दूध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा का निर्माण एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज के मिलने से होता है और गैलेक्टोज एकमात्र प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है वह लैक्टोज ही है। इसके अतिरिक्त गैलेक्टोज मुक्त रूप में या फ्री फॉर्म में भोज्य पदार्थों में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो लैक्टोज शर्करा है यह हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है और विशेष रूप से जो
धूसर द्रव्य है या दिमाग या हमारे मस्तिष्क के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके निर्माण का कार्य करती है। तो ये थी डाइसैकेराइड्स। और अब हम जानेंगे पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक रसायन में पॉली शब्द यूज किया जाता है कई के लिए या अधिक के लिए, यानी एक से अधिक अगर होंगे या जिनकी संख्या काफी होती है, ज्यादा होती है, उनके लिए पॉली वर्ड यूज किया जाता है। और सैकेराइड शब्द जो यूज किया जाता है वह शर्करा के लिए किया जाता है। तो पॉलीसैकेराइड्स जो शर्कराएं हैं ये कई इकाई मोनोसैकेराइड के एक श्रृंखला में जुड़ने से बनते हैं, या इनकी संरचना में मोनोसैकेराइड्स की एक चेन होती है जिसके द्वारा पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। पॉलीसैकेराइड्स अघुलनशील होते हैं तथा ये स्वाद में मीठे भी नहीं होते तथा इनमें रवा बनाने की क्षमता भी नहीं होती है। जो मुख्य पॉलीसैकेराइड है वह है स्टार्च। स्टार्च पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है, और जब हम भोज्य पदार्थ को या भोजन ग्रहण करते हैं, वनस्पतिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो यह स्टार्च हम ग्रहण कर लेते हैं। स्टार्च जो है वह ग्लूकोज की कई हजार इकाइयों से मिलकर बनता है, और स्टार्च की दो मुख्य संरचनाएं हैं जिनको रासायनिक संरचना कहा जाता है, और ये हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है वह स्टार्च का 40% भाग बनाता है, और इसमें ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं या इकाइयां एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी रहती हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है यह भी ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बनता है, परंतु इसमें शाखा निकली होती है, यानी इसमें जो ग्लूकोज इकाइयां होती हैं वह एक सीधी चेन में न जुड़कर शाखाओं में जुड़ती हैं, या एक श्रृंखला से कई शाखाएं निकलती हैं। तो यह बेसिक डिफरेंस है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य अवयव है, और मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हम ग्रहण करते हैं भोजन में वह स्टार्च के रूप में ही ग्रहण करते हैं, और हमारे शरीर में जाने के बाद स्टार्च का पाचन होता है, और पाचन होने के पश्चात यह ग्लूकोज इकाइयों में तोड़ा जाता है, और इस प्रकार से हमें ग्लूकोज प्रदान करता है। दूसरा पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को मानव स्टार्च भी कहा जाता है या जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। जिस प्रकार से पादप अपने भोजन को या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, उसी प्रकार से जो जंतु हैं वे ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के संग्रह के रूप में अपने शरीर में इकट्ठा करके रखते हैं। इसलिए ग्लाइकोजन क्योंकि जंतुओं के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित स्वरूप है, इसलिए इसे जांतव स्टार्च या जंतु स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर ही बना है, परंतु स्टार्च की तुलना में इसकी जो श्रृंखलाएं हैं या इसकी जो शाखाएं हैं वे जल्दी जल्दी निकलती हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड अणु या अणु विन्यास इसका बनता है। हमारे शरीर में जब हम स्टार्च भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं तो पाचन के पश्चात स्टार्च सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूट जाता है, और वह अवशोषित करके रक्त में ले लिया जाता है।
जब रक्त में ग्लूकोज पहुंच जाता है तो उस समय कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतना ग्लूकोज उनके द्वारा काम में ले लिया जाता है और उसके बाद जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको यकृत में ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और स्टोर करके रख लिया जाता है, ताकि जैसे जैसे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वैसे वैसे वह ग्लाइकोजन को तोड़ता रहता है, उससे ग्लूकोज रिलीज होता रहता है और हमारे रक्त में या हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता रहता है। इसके अलावा तीसरा मुख्य जो पॉलीसेकेराइड है वह है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी पादप में पाया जाता है और यह पादप कोशिका की जो भित्ति होती है उसमें पाया जाता है। मानव कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है और यह एक सीमेंटेड पदार्थ की तरह कार्य करता है, यानी एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े रखने में सहायता करता है और दृढ़ता भी प्रदान करता है। इस प्रकार से कोशिकाओं की रक्षा करता है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बना होता है, परंतु सेल्यूलोज को हम ऊर्जा के स्रोत की तरह काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज में जो बंध पाए जाते हैं या ग्लूकोज यूनिट जिस बंध के द्वारा जुड़ी होती है उस बंध को तोड़ने वाला एंजाइम जो कि सेल्यूलेज एंजाइम कहलाता है, इसका हमारे शरीर में अभाव होता है। अतः हम सेल्यूलोज को ऊर्जा के स्रोत की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। हमारे शरीर के द्वारा इसका पाचन संभव नहीं है। जबकि जो जंतु होते हैं, विशेष रूप से चौपाए, उनमें की आंतों में सेल्यूलोज एंजाइम उपस्थित होता है, सेल्यूलेज एंजाइम उपस्थित होता है, जो सेल्यूलोज का अपघटन कर या पाचन कर ग्लूकोज इकाइयों में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार से हमें या जंतुओं को ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिसका वे ऊर्जा में काम में ले लेते हैं। यद्यपि सेल्यूलोज को हम पाचन के कार्य में नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी सेल्यूलोज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हम जिस फाइबर की या रेशों की बात करते हैं कि आहार में रेशों का होना बहुत अधिक जरूरी है, यह सेल्यूलोज वही रेशे बनाता है। और सेल्यूलोज का एक विशेषता होती है कि यह हमारे भोजन को बल्क प्रदान करता है और जिसके खाने से हमारा पेट भर जाता है। इसके अलावा इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए यह हमारी आंतों की क्रमाकुंचन गति को बनाए रखने में मदद करता है और इस तरह से कब्ज जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के संगठन और वर्गीकरण के बारे में। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। नमस्ते।